नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रांसफरी की बुक्स में एमलगमेशन के केस में या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में किस तरीके से ट्रांसफरी की बुक्स में एंट्री करते हैं परचेज मेथड से। परचेज मेथड होता क्या है? एमलगमेशन के केस में ES 14 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एमलगमेशन के केसेस में तो दो मेथड अपनाए जा सकते हैं। एक मेथड होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसको प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हितों का समूहीकरण विधि इसको हिंदी में कहा जाता है। दूसरा मेथड होता है परचेज मेथड, जो आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। परचेज मेथड अकाउंटिंग में तब अपनाया जाता है जब एमलगमेशन होता है इन द नेचर ऑफ परचेज, जब परचेज नेचर का या एब्जॉर्प्शन नेचर का होता है। जैसे एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये कंपनी अपने बिजनेस को बनाए रखती है। तो इसको समझते हैं डिटेल में। ये मेथड अप्लाई होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में। कॉमन एंट्रीज क्या होती हैं और कब होती हैं, इसको एक एक करके समझेंगे। क्योंकि हम एंट्री जो कर रहे हैं ये ट्रांसफरी की बुक्स हैं और ट्रांसफरर की बुक्स में परचेज मेथड या पूलिंग मेथड में कोई अंतर होता नहीं है, इसलिए उसका प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, सेम ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन इसमें ट्रांसफरी की बुक में परचेज मेथड अलग होता है और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रांसफरी की बुक्स में अभी हम इसमें देखेंगे परचेज मेथड में एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। ट्रांसफरी यानी कि खरीदने वाला, जो संस्था दूसरी संस्था के बिजनेस को खरीदती है उसी को ट्रांसफरी बोलते हैं। ट्रांसफरी अपनी बुक में लिखता है जब वो किसी का बिजनेस खरीदता है तो पहली एंट्री करता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, जितने रुपए में बिजनेस परचेज किया, टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि ये बिजनेस खरीदता है किससे? ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर से। ट्रांसफरर कंपनी वह कंपनी है जो अपने बिजनेस को बेच चुकी है या बेच रही है। तो बेचने वाली कंपनी का जो लिक्विडेटर होता है वही सारा काम संभालता है बेचने वाली कंपनी का, अकाउंटिंग का, एमलगमेशन के समय पे। बिजनेस परचेज किया, जैसे मान लो हमारी बात हो गई कि 20 लाख में हम टोटल पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बस 20 लाख यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, बिजनेस परचेज डेबिट कर देंगे, 20 लाख का खरीदा हमने। और लिक्विडेटर को अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना लेंगे 20 लाख का, क्योंकि लिक्विडेटर को हमें पैसा पे करना पड़ेगा। सामान्य एंट्री है। जर्नल एंट्री के कॉमन रूल एकदम अप्लाई होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट कम्स इन, किसी का बिजनेस आ रहा है हमारे पास इसलिए हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट द गिवर, जिसने हमको ये बिजनेस दिया है उसको क्रेडिट कर दिया, सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जब होती है तो क्योंकि हमने किसी का बिजनेस खरीद लिया है तो उसकी एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, अब वो हमें अपनी बुक्स में मिलानी है। मिलाने का मतलब है उनके अकाउंट्स हमें अपनी बुक्स में खोलने होंगे। तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो एसेट्स हम लेंगे, जितने रुपए में लेंगे, उनकी फेयर वैल्यूज यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्वेश्चन में जो बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग इनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, वो भी जितने रुपए में हमने ली हैं, अगर कोई कीमत नहीं दी है तो बुक वैल्यू पे यहाँ पे आ जाती हैं, उनको भी हम अपनी बुक्स में लिख लेते हैं, क्योंकि अब वो हमारी लायबिलिटी बन गई, इसलिए हम उनको क्रेडिट में लिख लेते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट, जो बिजनेस हमने खरीदा था, क्योंकि उस बिजनेस को अब हम एनालिटिकल वे में लिख रहे हैं, उस बिजनेस को हम क्लासिफाई करके लिख रहे हैं कि इस बिजनेस में इतनी एसेट है और इतनी लायबिलिटी है। तो अब ये बिजनेस हमारे यहाँ जैसे ओपन हो जाएगा तो बिजनेस परचेज वाला जो इकट्ठा अकाउंट था वो यहाँ पे खुल जाएगा, वो अब बंद हो जाएगा, जो यहाँ पे खुला हुआ था 20 लाख रुपए से। अब इनकी डिटेल आएगी, इस 20 लाख में एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। हो सकता है
एसेट हमने 22 लाख की खरीदी और जो लायबिलिटी हमारे पास आई है वो 1 लाख की। तो अब ये क्या दिखाएगा कि 22 लाख की हमने एसेट खरीदी, 1 लाख की लायबिलिटी खरीदी और 20 लाख हम इसको देंगे बिजनेस परचेज के नाम पे लिक्विडेटर को, क्योंकि इतने का खरीदा है। तो कुल मिलाकर के 21 लाख देना पड़ेगा हमें और सामान 22 लाख का आ गया। तो इसका मतलब हमारी कंपनी को फायदा हो गया और फायदे को कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये एक कैपिटल गेन होगा, पूंजीगत लाभ यहां रख देंगे। अगर सिचुएशन इसके विपरीत होती, विपरीत होने का मतलब है अगर मान लो यह एसेट, इनकी जो कीमत है एसेट्स की वो मान लीजिए 18 लाख होती, 1 लाख की हम लायबिलिटी लेते, 20 लाख हम इसको खरीद का मूल्य देते, परचेज कंसिडरेशन जो तय हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 लाख इनके क्रेडिटर्स को भी चुकाएंगे और 20 लाख इस कंपनी को भी चुकाएंगे जिसको खरीद रहे हैं। तो 21 लाख हमें चुकाना पड़ेगा और एसेट आ रही है 18 लाख की। इसका मतलब ये हुआ हमने उन एसेट्स की कुछ ज्यादा ही वैल्यू लगा दी है, उस बिजनेस की वैल्यू लगा दी है। और उस बिजनेस की वैल्यू इसलिए लगाई है क्योंकि उसकी एक हिडन एसेट है जो कि गुडविल है, और यहाँ पे 3 लाख ऐसे केस में गुडविल में दिखाने होंगे। तो इस तरीके से जो बैलेंसिंग फिगर है या तो वो गुडविल आ जाएगी और या तो वो कैपिटल रिजर्व आएगी। जरूरी नहीं है हर केस में बैलेंसिंग फिगर आए ही, अगर नहीं आती है तो आपको सिंपली एसेट्स को डेबिट कर देना है, जो गिवन एसेट है, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना है, बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद अब बारी आती है, हमने एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में। अब जो लिक्विडेटर है ट्रांसफरर कंपनी का, जिसको हमने अपना क्रेडिटर बना लिया था बिजनेस परचेज करते समय, अब उसको हम पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो जैसे 20 लाख की पेमेंट करनी है तो कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं और शेयर कैपिटल में कितना पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। मान लो 2 लाख कैश दे रहे हैं और 18 लाख के हम शेयर दे रहे हैं, तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक वैसे ही सीक्वेंस में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर। अब चूंकि हमने दूसरे बिजनेस की लायबिलिटीज भी खरीद ली थी और वो लायबिलिटीज हमने अपने क्रेडिट में रिकॉर्ड भी कर ली थी। अब मान लो हमारी कंपनी सोचती है कि इनको पे कर देते हैं, कभी ना कभी पे तो करेगी। जब पे करेगी तो एंट्री करेगी, ये कॉमन एंट्री है लायबिलिटीज डेबिट। जो लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर रखी थी अपनी बुक्स में, आप उनको डेबिट कर देंगे, समाप्त करेंगे। और पेमेंट हम कैश में भी कर सकते हैं तो टू बैंक लिख देंगे, बदले में हम डिवेंचर दे सकते हैं अपनी कंपनी के तो टू डिवेंचर लिख देंगे, और बदले में हम अपनी कंपनी के शेयर भी दे सकते हैं तो टू शेयर कैपिटल लिख देंगे। इस तरीके से वो लायबिलिटी अब समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो उस बिजनेस के हो सकता है पहले कुछ रिजर्व थे और वो रिजर्व भी अब खरीदने वाले जो बिजनेस है उसके हो जाते हैं। खरीदने वाला बिजनेस इस केस में, बिजनेस परचेज के केस में, रिजर्व को अपनी बुक्स में नहीं दिखाता है, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को छोड़ करके। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐसे रिजर्व्स को कहा जाता है जो एज पर स्टैट्यूट बुक्स में दिखाने जरूरी हैं। एज पर स्टैट्यूट यानी कि कानून के मुताबिक उनको बुक्स में रखा जाना जरूरी है। तो क्योंकि उनको रखा जाना जरूरी है इसलिए उनको तब तक रखा जाएगा जब तक उनका पीरियड कानून के अनुसार बनता है। तो इसलिए ऐसे रिजर्व को अपनी बुक्स में जो ट्रांसफरी कंपनी है, खरीदने वाली कंपनी है, वो दिखाएगी उन रिजर्व्स को और इसकी एंट्री कर दी जाती है। एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक ओपन कर दिया जाता है, नया अकाउंट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ऐसा करने से नई कंपनी की बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी रिजर्व लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में दिखता रहेगा, और ये जो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट है जो एसेट साइड में दिखता रहेगा। जब कभी इसकी रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाएगी रिजर्व की तो इसकी रेसिप्रोकल एंट्री, जस्ट विपरीत एंट्री कर दी जाती है और दोनों तरफ से बैलेंस शीट से ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दरअसल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अगर खरीदने वाली कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, बिकने वाली कंपनी के लिक्विडेशन के खर्चे अपने यहां से पे करे, लिक्विडेशन के खर्चे मतलब जब वो समाप्त हुई कंपनी जो बिक गई है, अगर मान लो खरीदने वाली ही कंपनी उसकी पेमेंट कर रही है तो उसकी एंट्री होती है
या तो दो एंट्री हो जाएंगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट और फिर गुडविल डेबिट टू लिक्विडेशन, या एक ही एंट्री हो जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे मान लो लिक्विडेशन के 10,000 रुपये हमने दिए तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको खरीदने वाली कंपनी ये मानेगी कि हमने हमारी गुडविल के लिए हमने ऐसा किया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो गुडविल डेबिट कर दी जाती है इस पैसे से। नई कंपनी जब बनती है तो उसके बनने में भी जो कंपनी खरीदने वाली है अगर वो नई कंपनी है तो उस कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं शुरू में, फॉर्मेशन के खर्चे भी जिनको कहा जाता है। मान लो हमारे को नई कंपनी बनाने में 20,000 खर्च हो गए, तब हमने किसी और कंपनी को खरीदा है, तो ये 20,000 रुपये हमने खर्च कर दिए, इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, पैसा चला गया। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट जो खुल गया है इसको अब राइट ऑफ भी करना पड़ता है, और राइट ऑफ करेंगे यानी कि इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे या तो कैपिटल रिजर्व से अगर कोई कैपिटल रिजर्व है तो, और नहीं तो इसके लिए भी गुडविल को ही डेबिट किया जाता है। इसके बाद है ये सारी एंट्रीज करने के बाद अगर ट्रांसफरी कंपनी यानी कि खरीदने वाली कंपनी की बुक्स में गुडविल भी दिख रही है और कैपिटल रिजर्व भी दिख रहा है तो गुडविल को सेट ऑफ किया जा सकता है, रिटर्न ऑफ किया जा सकता है अवेलेबल कैपिटल रिजर्व की अमाउंट तक। तो ये एंट्रीज होती हैं, इनको अब हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। एक साधारण सा न्यूमेरिकल लिया है और इससे ये केस एकदम क्लियर हो जाएगा, इसका फ्लो समझ में आ जाएगा। 31 मार्च 2021 को बी लिमिटेड ने परचेज किया ए लिमिटेड का बिजनेस। इस डेट पर बैलेंस शीट ए लिमिटेड की ये दिखा रही है, तो ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसमें क्या क्या आइटम्स दिए हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट पहले देखते हैं। इसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 48,000, 8,000 शेयर्स इंटू 60 ईच। तो जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं ये उसके मालिकों का पैसा है, तो उनके जो मालिक हैं उनका इतना ड्यू है बिकने वाली कंपनी पर कैपिटल के तौर पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो रिजर्व्स और सरप्लस होता है ये भी मालिकों का ही पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। तो इनके रिजर्व्स में दिख रहे हैं जनरल रिजर्व 51 के, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड 20,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 का, ये अवेलेबल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स 30,000। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर एंड इंटरेस्ट, मतलब डिवेंचर्स भी हैं और डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट भी ड्यू है, वो भी है, कुल मिला करके 1,10,000 रुपये ड्यू है। ठीक वैसे ही एसेट साइड में मेजर जो एसेट उनको देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी है 94 की, करंट एसेट में डेटर्स हैं 50,000 के, और डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 20,000। देखिए ये क्या है, ऊपर हमने लायबिलिटीज साइड में देखा था कि डिवेंचर फंड है संस्था के पास 20,000 रुपये का, तो ये तो प्रॉफिट्स में से बचा के रखा होगा कि डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, लेकिन इस पैसे को सेव करने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसा करती हैं कि इसके बराबर कैश बाहर निकाल कर और उसको इन्वेस्ट कर देती हैं मार्केट में कि जब कभी फंड की जरूरत पड़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लेंगे। तो ये उसके अगेंस्ट है, कैश को उन्होंने जमा कर दिया इन्वेस्टमेंट में, तो ये इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, वसूल किया जाता है उस कंपनी के द्वारा जो कंपनी बिक रही है, बेचती है इसको, और जो कंपनी खरीद रही है वो इस इन्वेस्टमेंट को भी खरीद ही रही है आज, ये अब उसका हो जाएगा खरीदने वाली कंपनी का। कैश है अवेलेबल इनके पास 1,000, और अदर करंट एसेट में एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 5,000। ये वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो बिकने वाली कंपनी जो है उसके बनने के समय पे हुए होंगे, वो अभी तक इसमें दिख रहे हैं। तो ये एक लॉस होता है, एक्चुअल में ये अनरिटर्न ऑफ लॉस होता है, जो पहले हो चुका है लॉस, लेकिन उन्होंने कभी राइट अप नहीं किया होगा अपने प्रॉफिट से, लेकिन अब उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, उनके शेयर होल्डर्स को ही ये पैसा बियर करना पड़ेगा जो कंपनी बिक रही है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, इनको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। इंफॉर्मेशन में बताया है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे ले लिए। आगे बताया डेटर्स एंड गुडविल वर टेकन एट ₹40,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। जब क्वेश्चन में ऐसा स्पष्ट बता दिया जाए कि एसेट्स की वैल्यू जो है बुक वैल्यू से अलग वो देख रहे हैं,
तो इसका मतलब अब ये मर्जर का केस नहीं हो सकता, ये क्लियर परचेज का केस है। तो परचेज मेथड से इसलिए इसमें एंट्री भी करेंगे हम। डेटर और गुडविल तो इस कीमत पे लिए, और बाकी जो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट, वो बुक वैल्यू पे लिए, ऐसा इसमें बताया अभी तक। क्रेडिटर भी ट्रांसफरी ने ले लिए, ट्रांसफरी ने ले लिए, अब पे करेगा ट्रांसफरी। परचेज प्राइस पे इस तरीके से किया गया, 1600 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹60, 60 रुपए का एक शेयर है फुल्ली पेड, और वो पेमेंट के लिए यूज किए एट द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹80। लेकिन इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 80 रुपए है, और 80 रुपए मार्केट वैल्यू के हिसाब से इनका पेमेंट लगाया गया। एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी जो पैसा बचा वो कैश में। आगे बताया गया है, तो ये पेमेंट का तरीका बताया, पेमेंट कैसे किया है, कुछ शेयर्स में किया है और कुछ कैश में किया है। लायबिलिटीज टू डिवेंचर, डिवेंचर्स के अगेंस्ट जो लायबिलिटीज हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्याज सहित, उनको पे करना है। इशू ऑफ 1,20,000 12% डिवेंचर्स बाई बी लिमिटेड। बी लिमिटेड 1,20,000 रुपए के 12% डिवेंचर अपने इशू करेगी इन डिवेंचर्स को चुकाने के लिए। तो ये डिवेंचर्स को चुकाने के लिए यूज करेगी, मतलब पहले डिवेंचर्स को लेगी स्वयं और तब चुकाएगी। एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,000 मेट बाई ए लिमिटेड आउट ऑफ अवेलेबल कैश। लेकिन एक्सपेंस जो 1,000 रुपए हैं ये लिक्विडेशन के, ये ए कंपनी ने, यानी कि जो कंपनी बिकी है उसी ने पे कर दिया अपने अवेलेबल कैश से। तो जो बैलेंस शीट में कैश दिख रहा था हमें 1,000, वो इस एक्सपेंस को पे करने में यूज कर लिया ए लिमिटेड ने, वो बी तक पहुंचा ही नहीं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन ही निकालना होता है, तो वो निकालते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे हमें एसेट और लायबिलिटीज दिख रही हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं परचेज कंसिडरेशन का। जो एसेट हमने खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, ये बुक वैल्यू पे बताई थी, तो ये तो इनकी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट वाली 1,94,000 20,000। डेटर्स और गुडविल के बारे में क्वेश्चन में बताया था कि ये इनकी नई वैल्यू दी थी क्वेश्चन में अलग से 40 और 36, तो जिस वैल्यू पे लिया गया है उतने पे ही इनको दिखाया है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, और डिवेंचर और इंटरेस्ट मिला करके 1,10,000 के। इन टोटल ऑफ एसेट में से ये टोटल ऑफ लायबिलिटी घट जाएंगे, तो नेट एसेट या नेट वर्थ भी कह सकते हैं इसको, और यही परचेज कंसिडरेशन भी है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। अब पेमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि ये पे किया गया है 1600 शेयर्स एट ₹80 ईच के द्वारा। तो वहां पे बताया था मार्केट प्राइस लगाया है पेमेंट के लिए, तो 1600 शेयर्स दिए, 80 यानी कि 1,28,000 हो गया। और बैलेंस कैश, तो बैलेंस कितना रह जाएगा 150, जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है इसमें से शेयर्स निकाल दिए जितने रुपए के दे रहे हैं, और बाकी 22,000 जो बचा वो कैश में पेमेंट किया। तो इस तरीके से पूरा 1.5 लाख रुपए की पेमेंट की ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर को। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी। तो देखिए स्टार्ट करेंगे वहीं से कि एसेट्स, ये बिजनेस जितने में परचेज किया पहले एंट्री करेंगे। बिजनेस परचेज किया है और कीमत तय हुई है 1.5 लाख परचेज कंसिडरेशन, और लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को अपना इन्होंने क्रेडिटर मान लिया। तो ये एंट्री हो गई पहली, 1,50,000 में बिजनेस परचेज किया, और ए लिमिटेड के जो लिक्विडेटर हैं उनका हम पे 1.5 लाख ड्यू हो गया क्योंकि हमने खरीदा है उनसे बिजनेस। इसके बाद अब इस बिजनेस का क्लासिफिकेशन, इस बिजनेस में क्या क्या मिला हमको वो सब लिखेंगे। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है इन पे लिए, यानी कि ये 1,94,000 और ये डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और बाकियों के लिए बताया था डेटर्स के लिए, और गुडविल इसमें है नहीं लेकिन उन्होंने बताया था गुडविल की पेमेंट हुई है तो यहाँ पे लिखनी होगी हमें। तो डेटर्स 40 में लिए इसलिए डेटर 40 के आ जाएंगे, और गुडविल की पेमेंट करी है तो वो भी हमने खरीदी है
तो उसको भी हम लिखेंगे गुडविल डेबिट। टोटल हमने ये एसेट खरीदी। अब इनके साथ हमारे पे कुछ लायबिलिटीज भी आ गई बिजनेस की। क्रेडिटर्स 30,000 के आ गए, वो लिख लेंगे, इनमें से कट जाएगा वो पैसा। डिवेंचर और इंटरेस्ट 1,10,000 के आ गए, ये भी लिख लेंगे, ये भी कट जाएगा। और इस तरीके से बिजनेस परचेज अकाउंट 1,50,000 हो गया। तो ये एसेट और लायबिलिटी जो हमारे पास आ गई वहां से बिजनेस से, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद अब लिक्विडेटर की पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर को 1.5 लाख से हमने क्रेडिट कर रखा था अपनी बुक्स में, अब उसको पेमेंट करेंगे। कैश दिया 22,000 रुपए का, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी, इसको वहीं से कैलकुलेट करते हैं जहां पे ये इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये देखिए इन्होंने बताया 1600 शेयर हैं, और आपको याद होगा उसने बताया था कि ये 60 रुपीज के पेड अप है, फुल्ली पेड, और ये बेचे हैं 80 रुपए में। इसका मतलब 80 रुपए में बेचे हैं, ये दिए हैं लिक्विडेटर को। तो 60 रुपी तो कैपिटल बनेगी, 1600 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 96,000। और बाकी 20 रुपीज जो है ये डिफरेंस, क्योंकि हमने 20 रुपए ज्यादा में दिए, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 20 रुपीज के रेट से 32,000। इस तरह ये दोनों चीज हमें लिखनी पड़ेंगी। शेयर कैपिटल ये है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये है 32। बाकी कैश तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो 96 और 32 ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। शेयर कैपिटल 96 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 32। तो इस तरीके से हमने पेमेंट भी कर दी लिक्विडेटर की। अब डिवेंचर्स और इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए बोला था एडजस्टमेंट में कि उनकी पेमेंट करनी है 1,20,000 रुपए दे करके। 1,20,000 रुपए के 12% डिवेंचर दिए नई कंपनी ने, तो नई कंपनी अपने डिवेंचर क्रेडिट कर देगी 1,20,000 के, और डिवेंचर विद इंटरेस्ट टोटल 1,10,000 की पेमेंट करनी थी। हमने 1,10,000 की पेमेंट करने के लिए अपने 1,20,000 के डिवेंचर दे दिए हमारी ट्रांसफरी कंपनी ने। इसका मतलब हमने अपनी डिवेंचर्स को इश्यू करते समय डिस्काउंट दे दी 10,000, तो इसको कहेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर हमने 1 लाख में ही चुका दिए होते ये 1,10,000, तो ये माना जाता हमने अपने डिवेंचर प्रीमियम में दे दिए, तब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आ सकता था। तो इस तरीके से ये एंट्री हुई डिवेंचर्स की पेमेंट की भी। अब इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, ये एक कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। कैपिटल लॉस अगर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट अवेलेबल हो तो वहां से राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, ऊपर शेयर इश्यू किए हैं हमने, तो 32,000 प्रीमियम अवेलेबल है कंपनी के पास, इसलिए इस 10,000 के लॉस को राइट ऑफ कर देंगे इसी प्रीमियम से, और एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000। ऐसा करने से डिस्काउंट तो बुक्स में बिल्कुल खत्म हो गया, नई कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी नहीं, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बचेगा वो 32 में से 10 यूज हो गया, बाकी 22 नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तो इस तरीके से ये केस था परचेज मेथड का एमलगमेशन के केस में। थैंक यू।